नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की है और इस बैठक के दौरान सीएम धामी ने राज्य की महिला सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है उस पर गंभीर सीएम नजर आए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर है और इसी के साथ सीएम ने राज्य में संचालित स्पा सेंटर्स में महिला की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइंस बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने और आने जाने वालों के रिकॉर्ड रजिस्टर में रखे जाने जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, चर्चा की गई। हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में महिला सेल गठित किए जाने के नियम को बनाने की भी बात की गई और साथ ही साथ कहा गया कि नियम बनाए जाए, अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए। इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बैठक की, जब सीएम धामी ने महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा की, बैठक की। अभय कैंथुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभय, देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा अब सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंकिता हत्याकांड के बाद बहुत ज्यादा धामी सरकार की थू-थू हुई है। उसके बाद अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं सीएम और इसी वजह से बैठक बुलवाई गई, चर्चा यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर की गई। चलो, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर बुलाई थी, जिसमें शासन के आला अधिकारी मौजूद रहे, पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में सीधे तौर पर अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद जिस प्रकार से श्रमिक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस पर प्रदेश भर में श्रमिक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक नई गाइडलाइन बनाने के दिशा निर्देश यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जितने ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर महिला काम करती हैं, जहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। वहां पर आने जाने वाले जो भी व्यक्ति वहां पर आता है उसका पूरा रिकॉर्ड वहां पर मेंटेन रखा जाए। साथ ही ऐसी जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा का खासा फोकस वहां पर रखा जाए। इसके अलावा उन सभी संस्थानों के जो आला अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उन प्रशासनों पर भी कड़ी नजर वहां पर रखी जाए, ताकि किसी भी प्रकार से महिला का हरेसमेंट ना हो, महिला की सुरक्षा के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद धामी सरकार पर लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कमजोर रवैया अपनाने के आरोप यहाँ पर लग रहे थे। विपक्ष की तरफ से कई तरीके के आरोप धामी सरकार पर यहाँ पर लगाए जा रहे थे और उसी के बाबत ये समझा जा सकता है कि जो दबाव सरकार पर लगातार जनता का यहाँ पर पड़ रहा था, उस दबाव के चलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित के तहत जो श्रमिक महिलाएं उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े दिशा निर्देश यहाँ पर दिए। और अभी ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद जल्द ही महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर एक नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी होगी। खासतौर पर जो श्रमिक जो महिलाएं हैं, जो काम काज वाली जो महिलाएं होती हैं, जो देर रात तक कार्यालयों में काम करती हैं, किसी ऐसे स्टोर में काम करती हैं जहाँ पर आम पब्लिक का आना जाना ज्यादा रहता है, वहां पर उन जो महिलाओं की सुरक्षा को और मतलब सख्त बनाने का काम वहां पर किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्णय अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दिशा निर्देश के बाद शासन की तरफ से किस प्रकार से किस दिशा में काम किया जाता है और गाइडलाइंस में किस तरीके से नियमों को और सख्त बनाने का काम होता है, ताकि जो महिलाएं हैं। बिल्कुल अभय, और सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लगातार जिस तरीके से सरकार को इस मुद्दे को लेकर टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो हुआ है ये है भी वाकई बहुत दुखद, क्योंकि अंकिता के साथ जो हुआ वो वाकई राज्य के लिए और सरकार के लिए बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं कालिक पोतने वाली बात है ये कि इतना बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर तमाम इंतजाम जो है वो पुख्ता किए जाने चाहिए भी और इसी वजह से ये मीटिंग भी बुलवाई गई है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी मीटिंग है। चले आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। उत्तरकाशी के द्रौपदी पर्वत के निकट आए बर्फीले तूफान के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए कहा है कि अभी तक 19 शवों की शिनाख्त हो गई है और उन्हें चिन्हित कर लिया गया है, जबकि 10 अन्य लोगों की तलाश लगातार जारी है और रेस्क्यू काम भी लगातार किया जा रहा है। और इस काम के लिए एसडीआरएफ और साथ ही साथ आईटीबीपी, एयरफोर्स, बाय स्थानीय प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी इस पूरे काम में मदद कर रहे हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि रेस्क्यू जल्द से जल्द हो सके और अभी तक उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ एवलांच के बाद, उसमें
19 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 10 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। और आपको बता दें कि ये बहुत ही दुखद प्राकृतिक आपदा रही, जिसकी वजह से इतने सारे लोगों की जान चली गई। 19 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, 10 लोग अभी भी लापता हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लगातार कोशिश की जा रही है कि रेस्क्यू किया जा सके सभी को, लेकिन अभी भी फिलहाल 10 लोग लापता इस मामले में बताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी में अभी तक जो जानकारी मिली है, 19 जो बॉडी हैं वो अभी तक रिकवर्ड हो गई हैं, मिली हैं, और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जहां श्रीनगर से आया हुआ दल भी है, एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के लोग हैं, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। और मैं भी स्वयं भी लगातार सबके संपर्क में हूँ। जहाँ जैसी अभय केंथुरा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय देखिए, हादसे में 19 लोगों के शव बरामद हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि टीमों को लगाया गया है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है, टीमें बहुत एक्सपर्ट है अपने काम में, लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब है कि रेस्क्यू का काम पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। मैनुअल माध्यम से भी काम किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर मौसम विभाग की बात करें तो क्या कोई ऐसी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से मिली है कि कुछ मौसम में राहत मिल सकती है? तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में मौसम का जो कहर है वो अभी भी यहाँ पर जारी है। उत्तरकाशी में एवलांच के आने के बाद जो लोग लापता थे, उन लापता लोगों के लिए खोजबीन के लिए एक रेस्क्यू दल यहाँ पर भेजा गया था। इस रेस्क्यू दल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही कि जो प्राकृतिक जो मौसम वहाँ पर खराब चल रहा है, जिसमें खासतौर पर कह सकते हैं कि जो लगातार ऊंचे क्षेत्रों में जो बर्फबारी हो रही है, उस बर्फबारी से वहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो लगातार और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी गढ़वाल क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं क्षेत्र में रेड अलर्ट भारी बारिश को लेकर यहाँ पर जारी किया गया। और ये तमाम वो चीजें हैं जो इस रेस्क्यू अभियान में और बाधाएं यहाँ पर उत्पन्न कर रही है। पूरे रेस्क्यू अभियान की अगर हम बात करते हैं तो आज चौथा दिन रेस्क्यू अभियान का रहा था। आज मैनुअल तरीके से यानी पैदल मार्गों के जरिए से ही जो रेस्क्यू का जो काम था, सर्च का जो काम था वो वहां पर किया गया, क्योंकि बर्फबारी और बारिश के चलते उन क्षेत्रों में सेना के जो हेलीकॉप्टर थे वो रैकी नहीं कर पा रहे थे, वो उड़ान नहीं भर पा रहे थे। ऐसे में जो टीमें जो धरातल पर जो काम कर रही है, रेस्क्यू टीमें जो काम कर रही है, उनके सामने चुनौती बहुत सारी है। 1900 अभी तक वहां पर प्राप्त किए जा चुके हैं। 1900 में से भी ये कहा जा सकता है कि सिर्फ 2 शवों की वहां पर शिनाख्त हो पाई है, 17 शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। 19 में से 400 उत्तरकाशी के जो बेस अस्पताल है वहां पर लाने का काम वहां पर किया गया है। 10 लोग अभी भी यहाँ पर लापता इस पूरे अभियान में अभी तक बताए जा रहे हैं, जिनका कोई सुराग नहीं चल पाया और उनकी खोजबीन के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार अब वहां पर प्रयासरत है। 15 लोगों को इस पूरे रेस्क्यू अभियान में सुरक्षित निकालने का काम वहां पर किया गया था, लेकिन जिस प्रकार से ये एवलांच यहाँ पर आया था, एवलांच आने के बाद जो वहां पर प्राकृतिक बाधाएं उत्पन्न हुई है वो सबसे बड़ी रेस्क्यू अभियान में बाधा बन गई है। और उनसे बिल्कुल अभय, और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और जानकारी मिल रही है कि जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, जो टीमें लगाई गई हैं रेस्क्यू के लिए, वो बहुत एक्सपर्ट टीमें हैं। और जो स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ऐसे में रेस्क्यू की टीमें जो गई हैं वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि मौसम की चुनौती उनके सामने खड़ी है। और 19 लोग का शव बरामद हुआ है अभय। 19 लोगों में आप बता रहे हैं सिर्फ 2 लोगों की शिनाख्त हुई है, बाकी लोगों की शिनाख्त को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, कैसे उनकी शिनाख्त की जाएगी, क्या डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है? एक तो साथी लोगों के पास ये कह सकते हैं कि जो ट्रैकिंग का जो लोग दल से वहां गया था, उन लोगों के पास पूरा आइडेंटिटी जो चीजें हैं उनको पहले से वहां नोट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो अभी परिस्थितियां वहां पर उस क्षेत्र में अभी बनी हुई है, ऐसे में अभी वो सब चीजें कर पाना वहां पर संभव नहीं लग पा रहा है। यानी जो 100 अभी तक बरामद हुए हैं, 19 लोगों के जो 100 बरामद हुए हैं, 19 में से कहा जा सकता है कि बेस कैंप यानी जहां से शुरू हुआ था, जहां पर एवलांच की घटना आई थी, उस घटना से सिर्फ 3 किलोमीटर पहले का जो बेस कैंप बिल्कुल अभय, कह सकते हैं कि स्थिति जो है फिलहाल बहुत ज्यादा खराब बनी हुई है, क्योंकि 10 लोग अभी भी लापता हैं और मौसम की लगातार मार झेल रहे हैं सभी, और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन सेना के सामने भी बड़ी चुनौती मौसम बना हुआ है। ऐसे में अब रेस्क्यू ऑपरेशन धीरे धीरे चल रहा है और यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 10 लोग जो लापता है उनको भी रेस्क्यू किया जाए। अबे चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में बैठक की है और इस दौरान उन्होंने बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत भी की। बैठक के बाद जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। सीएम धामी ने कहा है कि जहां तेजी से औद्योगिक और पर्यटन की गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे में क्षेत्र बहुत ज्यादा राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस में शामिल किए जाएंगे। ये बड़ा ऐलान सीएम धामी की तरफ से किया गया है। राजस्व पुलिस से सिविल पुलिस का कानून व्यवस्था देनी जरूरी है, ये बड़ा ऐलान सीएम के द्वारा किया गया है। वो अभी तक राजस्व पुलिस की जिम्मेदारी में आता है, लेकिन नए नए निर्माण कार्य हो गए हैं, सड़कें बन रही हैं, काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। तो उस पर काफ़ी दिनों से हम लोगों का मंथन चल रहा था। उसकी लगभग तैयारियां हो गई हैं और चरणबद्ध तरीके से हम राजस्व पुलिस जहाँ है उसको नियमित पुलिस में करेंगे। और उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के बैनर तले आज आपको बता दें कि प्रदेश भर में सैकड़ों कर्मचारी ने परेड ग्राउंड में एकत्रित होकर सचिवालय कूच किया है और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और इस दौरान कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों पर सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। सरकार जो हमें सुविधाएं देती थी उनसे छीन लिया गया है। ऐसे में ये तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और इन्होंने लगातार नारेबाजी भी जारी रखी। 11 सूत्रीय इनकी मांगे, जिनको लेकर ये तमाम लोग इकट्ठे हुए, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी इकट्ठे हुए, प्रदर्शन किया गया। परेड ग्राउंड में प्रदर्शन किया गया है। कहा गया है इन तमाम लोगों के द्वारा कि सरकार जो इनको सुविधाएं दे रही थी वो सुविधाएं भी अब इनसे छीन ली गई हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने बड़ी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा धरना प्रदर्शन, ये पूरा प्रदर्शन जो है परेड ग्राउंड में किया गया। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। परेड ग्राउंड में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल भी तैनात था ताकि ये प्रदर्शन, ये आंदोलन जो कर रहे हैं लोग, ये उग्र ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस की एक टीम भी यहां पर मौजूद थी। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी प्रदर्शनकारियों के द्वारा की जा रही थी। परेड ग्राउंड में ये पूरा प्रदर्शन किया गया देहरादून के। कर्मचारियों की निकली है ये गर्जना रैली हमारी जो डाउनग्रेड पे का मामला है। आज सरकार डाउनग्रेड पे केवल कर्मचारियों के लिए लागू करेगी या क्या अपने लिए डाउनग्रेड नहीं है? अगर ये सरकार धन का अभाव और बजट के रोना रोती है तो क्या जो ये अपने ऐश और आराम से कर रहे हैं, क्या इसके लिए धन का अभाव नहीं है? कर्मचारी जो कोरोना काल में अपनी ड्यूटी पे रहा, कोरोना काल में ऐसी स्थिति में कर्मचारियों ने यहाँ पे ड्यूटी दी, तब जाके कर्मचारी के लिए इनके लिए कोई वो नहीं था। कर्मचारियों की निकली है ये गर्जना रैली। आज हमारी जो समन्वय समिति द्वारा ये 20 सूत्रीय मांग जो हमारा एजेंडा था, इतने में हमने 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारा गेट मीटिंग था, तब भी सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को नहीं सुना है और आज मजबूर होकर कर्मचारी सड़कों पे उतरा है। और ये क्या करेंगे आगे हमारा स्टेप वाइज होगा। अगर सरकार आज हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाती है तो हम आज हमारी जो समन्वय समिति द्वारा ये 20 सूत्रीय मांग जो हमारा एजेंडा था। उत्तराखंड में राजस्व पुलिस को समाप्त किए जाने की मांग पर अब भाजपा के विधायकों ने भी जोर देना शुरू कर दिया है। लैंसडाउन से भाजपा के विधायक महंत दिलीप रावत ने कहा कि उनकी तरफ से पहले भी कई बार इस विषय को लेकर सरकार से प्रश्न किए गए थे, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार को इस दिशा में कठोरतम कार्रवाई और कठोरता के साथ कदम उठाना चाहिए और राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर रेगुलर पुलिस को कानून व्यवस्था का जिम्मा दिया जाना चाहिए। से राजस्व पुलिस को हटा देना चाहिए, क्योंकि 2 साल से मांग कर रहा था। मैंने विधानसभा में किया था प्रश्न कि राजस्व क्षेत्र से राजस्व पुलिस को हटा देना चाहिए, क्योंकि अब वो ज़माना रह नहीं गया। ये आज़ादी से पहले की व्यवस्था थी। आज की तारीख में साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है और अब वो बात इनके पास बिना साधन के उनका मुकाबला करना बहुत संभव नहीं है। तो मैं पहले भी कहता आया हूं और अभी सरकार ने कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करने का काम प्रारंभ किया, तो मैं समझता हूं कि अभी एक कदम है, लेकिन इसको पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। तो 2 साल से
उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल आनंद रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को भगत सिंह कोश्यारी का अर्जुन और खुद को हरीश रावत का एकलव्य बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी के गुरु ने उन्हें मुख्यमंत्री तक बना दिया और मेरे गुरु हरीश रावत ने निर्णायक मोड़ पर मुझसे अंगूठा ले लिया। हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने मोर्चा खोला है। सीएम धामी को बताया कोश्यारी का अर्जुन और खुद को बताया हरीश रावत का एकलव्य। उत्तराखंड के रामनगर में होने वाला चिंतन शिविर कुछ दिनों के लिए स्थगित हो गया है और चिंतन शिविर की तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। नई तारीखें जो होंगी उनका ऐलान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसको देखते हुए ये चिंतन शिविर अभी फिलहाल स्थगित किया गया है, क्योंकि अलर्ट की स्थिति में अधिकारियों को अपने स्थानों पर ही होना जरूरी है। चिंतन शिविर को कुछ दिनों के लिए टाला गया है, स्थगित किया गया है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मौसम के अनुमान के चलते जिस तरीके से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, अलर्ट जिस तरीके से जारी किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुए फिलहाल चिंतन शिविर को स्थगित किया गया है। मंथन शिविर इस बार स्थगित होने के पीछे रीज़न एक ही था कि जो IMD का वेदर रिपोर्ट है उसमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की काफ़ी जगह पर प्रेडिक्शन था, तो उसकी वजह से क्योंकि प्रायर प्रेडिक्शन आया है किसी डिज़ास्टर होने की अगर संभावना है तो फिर उस समय सारे अधिकारियों को अपने अपने स्थान पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है और फिर बाद में हम लोग इसका फ्रेश डेट CM साहब से प्राप्त करते हुए करेंगे। मंथन शिविर इस बार स्थगित होने की हल्द्वानी में गैस पाइपलाइन बिछाने वाली HPCL कंपनी की सुस्त कार्यप्रणाली और स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने पर नगर निगम आयुक्त ने कार्रवाई इस पर की है। HPCL द्वारा 5 करोड़ की जमा राशि को जब्त कर लिया गया है और इसके साथ ही गैस पाइपलाइन छिपाने को लेकर रोड कटिंग की अनुमति समाप्त कर दिया है। और आपको बता दें कि वहीं सड़कों को क्षतिग्रस्त करने और साइड ड्रेनेज तोड़ने के एवज में 13 करोड़ का जुर्माना भी कंपनी पर लगाया गया है। हल्द्वानी शहर में HPCL ने गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए परमिशन ली थी, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं होने पर हल्द्वानी नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। नगर निगम आयुक्त पंकज उपाध्याय ने इस मामले में निर्देश जारी किया है और ये बड़ा जुर्माना HPCL कंपनी पर लगाया गया है। सुरक्षा से संबंधित एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कार्यप्रणाली से जब जनता परेशान होने लगे तो एक नई समस्या उत्पन्न हो जाती है। गैस पाइपलाइन के माध्यम से डोर टू डोर गैस पहुंचाना एक अच्छी योजना है, जिसको कि हमने तीव्र गति से लागू करने के लिए हमने अनुमति दी थी HPCL को, उनके द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया। लेकिन उनका लेइंग का कार्य तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन रेस्टोरेशन के जो उनके कॉन्ट्रैक्टर थे पिथौरागढ़ में यूजर चार्ज के विरोध में नगर पंचायत में व्यापक संघ के अधिशासी अधिकारी का घेराव किया गया। दरअसल व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत का इस पर कहना है कि नगर पंचायत यूजर चार्ज के नाम पर जबरन वसूली कर रहा है। ये वसूली नोटिस भेजकर की जा रही है, जिससे परेशान होकर व्यापारियों ने अपना विरोध जताया है और यूजर चार्ज में राहत देने की मांग की गई है। यूजर चार्ज को लेकर व्यापारियों का विरोध देखने को मिला है। हम जो सभी व्यापारी थे, आज हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन था। नगर पंचायत के द्वारा जो यूजर चार्ज जो अपने मनमानी तरीके से लिया जा रहा है और जो इनकी पुरानी बैठकों में, बोर्ड बैठक में सभासदों और जो नगर पंचायत अध्यक्ष जी के द्वारा जो गलत तरीके से जो चार्ज लिया जा रहा है, वो भी हम पूरे उसके विरोध में हैं। और हमने आज लेटर एक नगर पंचायत ईओ साहब को दे रखा है और उन्हें आश्वासन दिया है कि इसमें हम संशोधन करेंगे और अगले 2 महीने तक हम किसी भी व्यापारी से को नोटिस नहीं देंगे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय यहाँ आए थे और उन्होंने यूजर चार्ज की तरह अधिक होने की बात कही थी, जिसका उन्होंने ज्ञापन दिया है। इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको अवगत करा दिया गया है कि ये गजट वैध हो चुका है और इसको लिया जाना जरूरी है, नियमानुसार है। आप द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं उसमें निदेशक महोदय को पत्र प्रेषित किया जाएगा और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके
उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में दवाओं की किल्लत होने लगी है और जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में दवाओं की खरीदारी को लेकर लगातार हलचल जो है वो तेज होती नजर आ रही है। और दरअसल व्यवस्था बनाने के नाम पर दवा कंपनियों का भुगतान तक नहीं हो पा रहा है और जिसके चलते कंपनियों ने स्वास्थ्य विभाग को दवा देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते अब सचिव स्वास्थ्य ने इस मामले का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जल्द से जल्द दवा कंपनियों का भुगतान करने का निर्देश भी दिया गया है। सरकारी अस्पताल में अब दवाओं की किल्लत भी हो रही है, दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है, ऐसे में लोगों को भी परेशानियां हो रही हैं। कंपनी का भुगतान नहीं होने की वजह से दवाइयां कंपनी ने देने से इनकार कर दिया है, स्वास्थ्य विभाग को दवा देने से इनकार किया है, जिसके बाद अब किल्लतों का सामना, दवाइयों की किल्लतों का सामना स्वास्थ्य विभाग को और साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों को करना पड़ रहा है। देखिए, फ्री ड्रग के संबंध में मैंने मीटिंग भी ली थी जिसमें डीजी हेल्थ के ओर से ऑफिशियल्स उपस्थित थे और एनएचएम के भी ऑफिशियल्स उपस्थित थे और उस मीटिंग में निर्देशित भी किया गया कि जितनी जल्दी हो सके पेमेंट हम लोग एक्सपेडाइट कर दें, जल्दी हम प्रोक्योर भी कर लें और इस संबंध में जो भी पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं उनको जल्दी हम लोग एक्सपेडाइट कर लेंगे ताकि हमारे पास जल्दी हम लोग टाइमली एसेंशियल ड्रग्स सप्लाई कर। उत्तराखंड में तमाम ऐसे मामले हैं जो लंबित हैं और जिसके लिए आए दिन अधिकारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। विभागों में कर्मचारियों, अधिकारियों के तबादले, पोस्टिंग हो या फिर अधर में लटके विकास कार्य, ज्यादातर के लिए लोगों को कोर्ट की शरण ही लेनी पड़ रही है और जिसके चलते जिससे उन्हें राहत मिल सके इसको लेकर कोर्ट की शरण लोगों को लेनी पड़ रही है। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है और राज्य सरकार की डिसीजन मेकिंग क्षमता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार होता है कि वो अपने तबादलों और पोस्टिंग को लेकर यदि नाखुश हो तो कोर्ट की शरण ले सकते हैं। कांग्रेस को ऐसे मामलों में बोलने से बचना चाहिए, इसलिए क्योंकि नकारी और नाकाम सरकार जो बैठी हुई है, सरकार अपना होमवर्क पूरा नहीं करती है, सरकार पूरी तैयारी नहीं करती है, अधिकारी जो हैं सरकार चला रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को भ्रमित कर रहे हैं, कोई सही बात उनको नहीं बताई जा रही है, अभ्यर्थियों से कुछ कहा जा रहा है, नियुक्तियों और भर्तियों में इतना फर्जीवाड़ा पकड़ में आ रहा है कि आज उत्तराखंड एक आंदोलन प्रदेश बनकर रह गया है। ऐसे में सारी की सारी गलती प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की सरकार है, इसलिए शुरू में कहा कि विकास कार्यों की जो तुलना वो जनता करती है और जितने भी मुख्यमंत्री द्वारा घोषणाएं थी या जो पिछले दिनों जो बातें हमने अपने घोषणा पत्र में की थी उन सबको धरातल पर उतारने का मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसी के कारण है कि हमको अच्छा जनरस हर जगह से प्राप्त हो रहा है। जहाँ तक स्थानांतरण का विषय है तो जिस व्यक्ति की मन की तो न्यायालय उसके स्वतंत्र है, न्यायालय में जाने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जो न्यायालय दिशा निर्देश देता है उसका हमने शुरू में कहा कि विकास कार्यों की। कुछ दिनों पहले झारखंड से कुछ पर्यटकों का एक दल रामनगर भ्रमण पर आया और ये लोग क्यारी के एक रिजॉर्ट में रुके हुए थे और जहां पर पर्यटक लापता हो गया था, जिसका काफी तलाश जिसकी की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया था। अब पुलिस ने इस पर्यटक का कंकाल वन कर्मियों की सूचना पर क्यारी क्षेत्र के जंगल से बरामद किया है। 22 अगस्त को क्लस्टर रिजॉर्ट क्यारी में झारखंड का एक ग्रुप घूमने के लिए आया था। उनमें से एक व्यक्ति सुनील टोयो उम्र 38 वर्ष वहाँ से गायब हो गए थे, तो जिसकी सूचना थाने पर दर्ज कराई गई थी और उसमें गुमशुदगी दर्ज कर हमारे द्वारा जांच की गई है। कल फॉरेस्ट की सूचना पर एक व्यक्ति का शव जंगल से बरामद हुआ है, जिसमें इसी व्यक्ति का सुनील टोयो का होने की संभावना है। उनके परिजनों को सूचना दे दी है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। हरिद्वार पुलिस की तरफ से सूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि लखनऊ गोमती नगर के कर्नल गौरव सिंह सेंगर के लापता हो गए हैं और साथ ही आपको बता दें ये भी सूचना दी गई है कि उनको आखिरी बार हरिद्वार के थाना बहादराबाद के पतंजलि योगपीठ के पास देखा गया था। और आपको बता दें कि पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। हरिद्वार पुलिस ने सूचना जारी की है, कर्नल के लापता होने की सूचना दी गई है।
प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सरस मेला का उद्घाटन किया। और आपको बता दें कि काबीना मंत्री गणेश जोशी ने ग्राम्य विकास विभाग और जिला प्रशासन द्वारा देहरादून के रेस कोर्स स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज के ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2022 का विधिवत शुभारंभ किया है। बच्चे जो उत्पाद बनाते हैं उनके विपणन के लिए भारत सरकार की मदद से 2005 से इस प्रकार के मेले पूरे देश में लगाए जाते हैं। पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से ये मेले नहीं लगे थे। हमारे प्रदेश में 2 जिलों में इन मेलों को लगाया जा रहा है। आज देहरादून में इसका शुभारंभ मैंने किया है। दूसरा मेला हमारा चंपावत में लगने जा रहा है। इस प्रकार के मेलों के माध्यम से हमारे समूह के लोग बच्चियां जो उत्पाद बनाते हैं उनको एक मार्केट मिलती है। वहीं क्योंकि इस मेले में ये तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।